बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम। इम्पोर्टेंट खबर है, सेनेट के इंतखाब हुए पंजाब में जो नशिस्त एजाज चौधरी साहब की नाअहली की वजह से खाली हुई थी, वहाँ पर राना सनाउल्लाह आज सेनेटर मुंतखब हो गए। उसके बाद ख़बर हम देख रहे थे तो एक ट्वीट आया, आमिर इलियास राना नॉन सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि अब जनाब 27वीं आइनी तरमीम के लिए जो रिक्वायर्ड 2/3 थी सेनेट में और कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को वो हासिल हो चुकी है, तो नवंबर में आ सकती है 27वीं तरमीम, और ये भी हो सकता है कि इससे पहले भी आ जाए। तो ये जो इम्पैक्ट है इस सारी सूरत हाल का, उस पर आमिर इलियास राना हमारे साथ हैं, उनसे ये सवाल भी करेंगे और कुछ दूसरे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समी साहब। आमिर इलियास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ट्वीट है अभी, अब आप कह रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम है वो बहुत जल्द अब हो सकती है। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो इसहाक डार साहब हैं, उनकी जो चंद दिन पहले जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तो 26वीं तरमीम भी हमें डाइजेस्ट नहीं हुई, तो ये 27वीं का क्या काम? पाकिस्तानी वो हैं कि लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म हो जाएगी, जब होगी वक्त आएगा। हम तो अपनी इतला पे बात कर रहे हैं ना। देखें, पिछली दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान के घर में हुकूमत और अपोजिशन दोनों का आना जाना था 26वीं तरमीम पे, यानी पीटीआई भी जारी थी और हुकूमत भी जारी थी। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के 2 सेनेटर गायब हो गए थे, कुछ पीटीआई के लोग गायब हो गए, और ये हो रहा था कि जी फिर भाई हुक एंड क्रुक किया, जो भी लफ्ज़ कहा था उन्होंने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपके मुहिब्बीन है, कि जनाब ये करानी होगी तो हम करा लेंगे। तो अब ये जो सेनेट की नशिस्त खाली हुई और उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब आज मुंतखब हो गए, तो 64वें सेनेटर हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद के, और 64 ही लोग चाहिए होते हैं उस मैजिक फिगर के लिए जो आईनी तरमीम के लिए सेनेट में चाहिए। कौमी असम्बली में तो ऑलरेडी हो चुकी भी है। तो मैंने ये बात इसी सेंस में कही कि ये तो मुझे पता है, आदम नदीर तारड़ ने बहुत पहले कह दिया हुआ था किसी एक बड़ी मीटिंग में कि जी नवंबर से पहले बात भी नहीं करनी, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है और हम बहुत बिजी होंगे उस काम में। लेकिन जब मैं कहीं और मिला था तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा तो करेंगे 26वीं आई है, आखिर 26 तरमीम हुई है, तो जरूरत होगी तो 27, 28, 29 भी कर लेंगे, और जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे हम। तो इस बात को इस तरह आप देख लें कि वो पहले जरूरत होगी तो पहले भी कर लेंगे, क्योंकि अब जिस दिन ओथ ले लेंगे राना सनाउल्लाह सेनेट में, उस दिन 64वें सेनेटर हो जाएंगे हुक्मरान इत्तेहाद के। तो इन्हें जो बातचीत करनी होगी ना आशिकशोई के लिए, मौलाना फजलुर रहमान की या बाकी लोगों की, कि जी हम जा रहे हैं अपोजिशन से बात कर रहे हैं, वो कर लेंगे, मुसवदा शेयर करना होगा, बात करनी होगी। लेकिन अब वो प्रेशर नहीं होगा कि जी मौलाना जरूर मेहरबानी करें वोट दे दें, या मौलाना का रख रखाव संभालने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा हुक्मरानों को, तो वो तो जरूरत नहीं रही। यानी आप कह रहे हैं सियासी तौर पर अब वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है इस वक्त, हुकूमत जो भी करना चाहे उनकी के बगैर कर सकती है। नहीं, रेलिवेंट वो हैं, लेकिन हमायत के बगैर कर सकती है। हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान को फिर ये मनवा लें जो उन्होंने उसमें से निकलवा दी थी सारी चीजें, उनमें से ज़ाहिर कुछ चीजें आएंगी, कुछ नई चीजें आएंगी वक्त और हालात के तहत, जो 26वीं तरमीम में वो समझते हैं कमी रह गई तो उसको पूरा कर लेंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन इस हवाले से हो तो हमारे साथ आप शेयर कर सकें। 27वीं आईनी तरमीम में ज्यादा फोकस किस बात पे होगा? नहीं, आप इसको ना बहुत सारी चीजों से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इफ एंड बट बहुत लगे हुए हैं। आपको उसके अंदर 18वीं तरमीम में कुछ चेंज लाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी का वो मेन लोगो है, एएनपी का है, जिसमें केपी के नाम आया, नॉर्थ फ्रंटियर सूबे का। बहुत कुछ स्टेक पे है, ये नहीं बहुत सारे लोगों का है, लेकिन उसके अंदर शेयरिंग के लिए जो चीजें हैं, माइन एंड मिनरल्स, जैसे जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा है कि 27वीं तरमीम उसके लिए आ रही है कि वो सूबों से लेके फाटा के मर्जर का इशू है, लेकिन उसमें भी सूबे की वो करारदाद चाहिए होगी। अगर उसमें आपने कोई भी तरमीम करनी होती है ना, सूबे का हक बढ़ाना है या कम करना है, तो वो वहां से आपको करारदाद तो चाहिए ना सूबे से 2/3 अक्सरियत की। तो ये चीजें जो आइन के अंदर इन्होंने देखा है कि कुछ चीजें जो 26वीं तरमीम के असल मुसवदे में थी, और वो प्रेशर में पॉलिटिकल पार्टियों के कि जो लोग वोट देना चाह रहे थे और जो वो नहीं चाह रहे थे, तो ये सौदेबाजी तो होगी, पॉलिटिकल सौदेबाजी, और वो ये सब लोगों से बात करेंगे। ये नहीं है पीटीआई बाइकआउट कर जाए, उठ जाए, लेकिन ये बात उनके लोगों से भी करेंगे जब ये तरमीम लेके आएंगे। लेकिन इस वक्त तो देखे ना जो सिचुएशन बनी हुई है, कल एक तो गवर्नमेंट को कह लें, रियासत को कह लें कि जो सिग्निफिकेंट हुआ कि जी कल एमओयू साइन हो गया वो अमेरिकन कंपनी के साथ। आपका तो बड़ा ताल्लुक है वहाँ पे सारी चीज़ों के साथ, समझते हैं चीज़ों को, लेकिन एक सिंबॉलिक बड़ी वैल्यू है उसकी
कि जी जो बातें हो रही थी वो अब अपनी मटेरियल उस तरफ जा रही हैं, वो जाहिर है उन्होंने जब पैसे लाने हैं तो वो तो कमाने के लिए, कोई भी कंपनी जब सरमायाकारी करती है तो अपने प्रॉफिट के लिए आती है, वो चाइना से आए, वो अमेरिका से आए, वो सऊदी अरब से आए, कहीं से आए, कोई इमदाद खैरात तो है नहीं, ये तो बिजनेस है। तो वहां पे जहाँ पे जो बेचैनी है वो पॉलिटिकल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट कदम कदम आगे बढ़ रही है कि जो उन्होंने इनिशिएटिव लेने थे, जो सोचे हुए थे, तरमीम समेत बाकी चीजों पे वो चल पड़े हैं। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि केपी के और बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर पीटीआई ऑन बोर्ड हो जाए और बलूचिस्तान की दूसरी जमातें ऑन बोर्ड हो जाएं तो ये सारा काम ऐसा तरीके से आसानी से हो सकता है। अदरवाइज वहाँ पर जो कुछ भी है, एमओयूज़ हैं या वो अमली तौर पर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाए तो वो कोई इतना आसान नहीं होगा अगर जो मकामी पॉपुलेशन है या जो वहाँ पर मकामी पार्टीज़ जिनके पास मैंडेट है, अगर वो इसमें साथ ना दें। तो इस सूरत हाल में आप देखते हैं कोई अगले 1-2 माह में कोई ग्रैंड डायलॉग, कहीं पर कोई इस किस्म की मूवमेंट हो जिसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जाए? देखिए जी, मैंडेट तो केपी में भी पीटीआई के पास है और बलूचिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद जो मरकज में है उनके अपने पास मौजूद है। अब आप कहें धांधली का, ये मैं मंत्रा धांधली वाला मैं मानता नहीं हूँ किसी का भी, ना 2018 में किसी ने माना था, ना 2024 में। और मैं हमेशा कहता हूँ 18 में ठप्पे अंदर लगे थे, 24 में बाहर लग गए, तो या तो इस पे आगे बात कर ले कोई मेरे साथ, इस पे बहस कर ले। लिहाजा ये फजूल बात है पाकिस्तान के अंदर कि जी धांधली है और मैंडेट नहीं है और फलाना नहीं है। भाई वो हुकूमत कर रहे हैं, सुबह हुकूमत चल रही है, क्या अली अमीन गंडापुर हुकूमत नहीं कर रहे? उनके बानी रोजाना पटक रहे हैं सारा अपना जेल में बैठ के कि अली अमीन मेरी बात नहीं सुन रहा। और क्या कह रहे हैं वो ट्वीट्स में? यही बात कह रहे हैं ना, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, अगला अपनी काम करी जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, सियासी तौर पे हमआहंगी जरूरी होती है बहुत सारी चीजों में। आमिर इलियास राना, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास कम है, मेरा ज़्यादा आपसे बात होती, लेकिन फिर किसी दिन आपको ज़हमत देके, लेकिन बड़ा राइटली उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि ज़ाहिर है जो लोग पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं उनके साथ जो मुकाबला है वो ताकत से ही किया जाएगा, भले बाद में गुफ्तगू हो या जो कुछ भी हो, लेकिन हमलावर का मुकाबला सबसे पहले तो ताकत से ही करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करते हैं सहाफ़त की। जब सियासत में तेज़ी हो तो हमने देखा है सहाफ़त में भी तेज़ी आ जाती है और सहाफ़ी भी जज्बात में आ जाते हैं, और कई जगहों पर ऐसे सीन और ऐसे वाक़यात होते हैं जो बहुत ही नाखुशगवार और बड़े तकलीफ़ दह वाक़यात होते हैं। पिछले 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि नौजवान सहाफ़ी तैयब बलोच और पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके बीच एक मामला बन गया है। अडयाला जेल के बाहर तो वो अपने इंतहा को पहुंच गया और वहाँ पर बाकायदा फ़िज़िकली एक दूसरे पे हमला किया गया। एक अफसोसनाक सूरत हाल। सहाफ़त, सियासत का ताल्लुक़, सहाफ़ियों को किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, सियासतदान जो हैं उनका रवैया क्या होना चाहिए, ये सारे मौज़ूआत। और हमारे साथ जनाब अफजल भट्ट साहब हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी हैं और बड़ा इन्हें तजुर्बा भी है। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो नहीं होना चाहिए था, तो लेकिन बहुत सारे ये सवालात भी उठाता है ये वाक़या कि सहाफ़ी की लिमिट क्या है, सियासतदान को किस हद तक जाना है, क्या वजह है कि ये जो जज्बात इतने ज़्यादा और ये जो एक हिजानी कैफियत है ये सियासत में गर्मी की वजह से है? नहीं समय, ये देखें हमारी सोसाइटी में अज़्म बर्दाश्त जो है ना वो पीक पर है। जब आप और हम गली कूचों में कागज़ पेन से लेकर घूमते थे ना, हम में भी बर्दाश्त थी, पॉलिटिशियन ने भी बर्दाश्त थी, सोसाइटी में भी बर्दाश्त थी। तलख से तलख बात लोग सुन भी लेते थे और बड़े आराम से रिस्पॉन्स भी करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मजबूरी तौर पर पूरी सोसाइटी जो है ना वो इस वक्त अदम बर्दाश्त की तरफ चल रही है। और डेफिनेटली जर्नलिस्ट भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है, पॉलिटिशियन भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है, लेकिन होता यह है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो रोल मॉडल होती है। उनके रवैये से लोग सीखते हैं, उनके फॉलोअर उसको फॉलो करते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ा सा इस मामले में बंद बांधने की कोशिश करें तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने कारकुनों को जो है वो दोबारा ये समझा सकते हैं कि भाई
मसला यह है कि सियासत नाम ही एक दूसरे से बात करने का है। अगर कोई इतराज़ करता है तो उसका अनरेबल तरीके से जवाब देने का है। लेकिन मैं तो कल के वाक़े के वाले से अभी भी मैं दोस्तों को बता रहा था कि अडयाला जेल के बारे जो तैयब बलोच पर तशद्दुद हुआ, इसने तो हमारी 30 साल के सारे तजज़िये गलत कर दिए हैं। मैं और आप अक्सर कहते थे कि मीडिया जो है वो एक आईने का रोल प्ले करता है और हुक्मरानों को आईना दिखाता है, और हुक्मरान आईने के सामने जब आते हैं अपने आप को दुरुस्त करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसार राना साहब हमारे साथ हैं, अगर उनको इस गुफ्तगू में शरीक कर लें। इसार राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। सर जी, बात हम कर रहे हैं ये जो वाक़या हुआ तैयब वाला और पीटीआई वाला, एक ये इस कोशिश कर रहे थे कि इसका हल क्या है इस सारी सिचुएशन का। जज्बात बहुत हाई हैं सर। ओ, आपने गाना सुना होगा, मैं आम चुपन ले गई बागी फड़ी गई। तो किसी ने कहा भाई फिर तू आम चुपन नहीं गई से फड़ी जान ली गई से। वो जो करना चाहता था वो कर लिया उसने एक क्लिप बनवा लिया, उसने जहाँ पे अपने नंबर रजिस्टर करवाने थे वो करवा लिए। वो जिस मकसद के लिए गया था वो चला गया। मुझे 40 साल हो गए सहाफत के अंदर समी साहब, और मैंने अपनी पूरी सहाफत में एक चीज सीखी है कि मैंने किसी का भोंपू नहीं बनना। मैंने किसी की उसके ऊपर ना लाइन के ऊपर लेके हिज मास्टर वॉइस नहीं बनना। एक सहाफी है, आप आजाद हैं, जो मर्जी करें, लेकिन जब आपके ये नजर आ जाए कि आप एक खास रंग, मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या इस तरह की हरकत किसी मुकामी पंजाब के किसी खातून नून लीग के उससे की जा सकती है? लत्ता तोड़ देंगे वो, ठीक है। आप दो जुमले बोले, आपको उठा के चैनल से बाहर फिकवा देते हैं, वो आपकी नौकरियां छीन लेते हैं। तो उस पर तो कोई शोर नहीं मचता। जब साफियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है और उनके ऊपर उनके रोजी रोटी बंद कर दी जाती है, कोई नहीं पूछता कि तुम भूखे रहोगे कि तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे बच्चों की फीस कहां से जाएगी। वहां तो कोई बात नहीं करता। आपने एक इवेंट क्रिएट किया, एक शख्स, और दुनिया में कोई शख्स कैसे किसी को ये हक हासिल है कि वो फिर एक कद्दावर शख्सियत को ये कहे कि जनाब अली आपको शर्म नहीं आती या आपकी औकात क्या है। हाउ डेयर ही। किसी सहाफी को किसने ये लाइसेंस टू किल दिया हुआ है? इसार राना साहब, कल कोई ऐसी बात नहीं हुई। कल की प्रेस टॉक में कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना उसने औकात की बात की। मैंने जो वीडियो देखी है उसमें ये मैंने खुद सुना है कि तुम्हारी औकात क्या है और कुछ इस तरह का। तो किसी सहाफी को कैसे नहीं इसार साहब, बिल्कुल मैं आपको ये आपको मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि कल कोई ऐसी बात नहीं हुई। और खातून कहे कि देखिए आप मुझ पे चढ़ रहे हैं, आप हैरेसमेंट फैला रहे हैं। किसी सहाफी को किसने कैसे हक दे दिया ये सारा? और अलीमा खान के लिए ही क्यों ये हो रहा है? चले आए, मैं बहुत सारे सवाल करना चाहता हूँ बहुत सारी खवातीन सियासतदानों से, मुझे मौका दें बात करने का। मुझे तो उठा के नौकरियों से बाहर फेंक दिया। मैं तो शिस्ता लहजे में बात करता हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनने देता। वैसे ये आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप इस तरह, ठीक है, ये इसार राना साहब की ये बात तो बट साहब ठीक है कि जब सरकार नौकरियों से निकाल देती है, और कितने लोगों को आपने भी कहा निकालते हैं, बिल्कुल सवाल करेंगे या उठाए जाएंगे या जख्मी होंगे या नौकरी से निकाले जाएंगे, ये सवाल। तो इसमें ओवरऑल हमारा जो एक सहाफियों का जो एक रवैया है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। इस हवाले से हम लोग नहीं उस तरह रिएक्ट करते जैसे रिएक्ट करना चाहिए। देखें, जब कोई मालिक किसी जर्नलिस्ट को रखता है ना, तो टर्म एंड कंडीशन जब किसी को रखा जा रहा होता है उस वक्त नहीं पड़ता। कि जब आपने लिख के दे दिया कि मुझे एक आप महीने का नोटिस देंगे और तनख्वाह दे के घर भेज सकते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं सबसे पहले, मेरा केस तो आप खुद सुन रहे हैं, तो सालों की तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, तो जब किसी भी को निकाला जाता है, हमारे साथ कोई रब्ता करता है, तो सबसे पहले आप उस इदारे के पास जाते हैं ना कि आपने ज्यादती की है। वो सामने रखते हैं, भाईजान ये एग्रीमेंट के तहत ये मुलाज़िम हमारे पास आया था कि अगर उसने इदारा छोड़ना होगा तो 2 माह पहले हमें बता के चला जाएगा, अगर हमने निकालना होगा तो हम 1 माह की इजाफी तनख्वाह दे के या उसे फौरी तौर पर निकाल देंगे या 1 महीने की नोटिस में निकाल देंगे। बहरहाल मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब ये आप एग्रीमेंट करके बैठेंगे। साहब मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, जरा सुन ले। जी साहब, मेरी अर्ज सुन।
मेरी सुन ले, ये तो कानूनी तरीका आपने बताया कि जी ये है। जब हम फिर ये क्यों जिक्र करते हैं कि नवाज शरीफ से डंडे के जोर पे जनरल काकड़ ने इस्तीफा लिखवाया था, तो प्रैक्टिकली तो उन्होंने इस्तीफा लिखा था, तो हम कहेंगे उन्होंने तो लिख दिया था, तो फिर अब इसमें क्या बहस हो सकती है? भाई ये देखना चाहिए कि उन्हें फारिग क्यों किया जा रहा है। ये नहीं देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था 1 महीने में आप फारिग हो सकते हैं। ये देखना चाहिए कि उन्हें फारिग क्यों कर रहे हैं आप, किस रीजन पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप उन्हें फारिग? हाँ, मैं गाली दे दूं ऑनलाइन और लाइव, मैं किसी को मुक्का मार दूं, किसी का कान पे काट दूं, बात समझ आती है। लेकिन अगर आपको इसलिए किया जाए कि क्योंकि पसंद नहीं आ रहा आपका चेहरा किसी को, तो फिर इसके ऊपर ये डिफेंड करना कि जी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेटर में तो ये लिखा हुआ था। इशहार राणा साहब, आप बात कर रहे हैं सिर्फ एंकर पर्सन की, मैं तो बात कर रहा हूं कि यहाँ कैमरामैन भी निकाला जाता है, यहाँ डेस्क में उन्होंने तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला होता। कभी उनको राइट साइजिंग के नाम पे, कभी किसी नाम पे निकाला जाता है ना। जी जी बिल्कुल। कोई ऐसा तो नहीं होता कि भाई एंकर को तो जाहिर है कि बोलने पे निकाला जाता है, उसके वजह कोई भी हो, उस पर किसी को इतराज होगा और उसको रिपोर्टर्स जो हैं, स्पेशल रिपोर्टर्स या एंकर्स, उनको इसलिए निकाला जाता है। बाकी जो टेक्निकल लोग हैं वो तो वैसे ही छुरी चलती है और सब फारिग हो जाते हैं और कहते हैं कि देखें जी हमने 1 महीने की, आपके पास भी हम गए थे, याद होगा आपको, आप बोल में थे और आपने हमें बताया कि भाई एज पर कॉन्ट्रैक्ट ये लोग थे, हमने इनको तनख्वाह दी और फारिग कर दिया, याद होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आम लोगों के साथ ये बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा इशहार राणा साहब, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सहाफ़ी की भी लिमिट्स हैं, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ये भी तो कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सरकार में हो चाहे अपोजिशन में हो, उनका जो अब्यूसिव अगर उसको एटीट्यूड को अगर आप रोकेंगे नहीं तो ये एग्रेशन तो सोसाइटी में बढ़ता जाएगा। गलत तो गलत है ना, चाहे कोई भी करे। राणा साहब, जो पंजोथा की गालियां सुनी थी आपने, जो नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ सुन लें जी। वहां पे जिन लोगों ने उनको साफी को गालियां दी, वो उतने ही मुजरिम है जितने वो शख्स मुजरिम है जिसने एक है पैनिक क्रिएट की। और सियासतदान को तो इस बात को समझना चाहिए कि इस लम्हे को कौन किस तरह एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। और अगर आप उसकी विकेट पे आके खेलते हैं, गालियां देते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो आपने तो पर्पस पूरा कर दिया जिसने एक क्लिप बनाना था। तो फिर आप कहां के सियासतदान हुए? और दूसरी बात यह कि मैं आई स्ट्रांगली कंडेम जिन लोगों ने उनको क्या नाम था हमारे दोस्त साफी, तैयब बलोच को जिन्होंने गालियां दी, मैं सख्ती से मुजम्मत करता हूं। जिन्होंने उनको साथ मिसहैंडलिंग की, मैं उनकी सख्ती से मुजम्मत करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जनाब अली कोई उनके गलत इकदाम के साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं एक सहाफी की जिम्मेदारियों पे भी बात कर रहा हूं। ये भट्ट साहब इनसे पूछे, मैं फिर वही बात है, 40 साल से जर्नलिज्म में हूं, हमने एक ही चीज सीखी है कि सहाफत किसी का गिरेबान पकड़ने का नाम नहीं है। आपको किसी ने कोई लाइसेंस नहीं दिया हुआ, दुरुस्त। आप कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है कि आप जाके और फिर कार्ड देखते हैं। यार इमरान खान को कोई बंदा जाके क्या आपको शर्म नहीं आती? यार उसे खुद शर्म नहीं आ रही? ये बात किस बंदे को कह रहा है वो? अलीमा खान को अगर कोई क्या आपकी औकात क्या, तो उसको अपनी औकात तो याद रखनी चाहिए कि कहाँ किस ये लैंग्वेज इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। सवाल करें जी बिल्कुल, सवाल कर सकते हैं आप, ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो तैयब को गालियां हमने सुनी जो निकाली गई, वो भी बहुत अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। नॉट टॉलरेबल एट ऑल। गलत है, मैं उसकी शदीद मुजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि सहाफी का फर्ज है सवाल करना। सामने वाला अगर जवाब नहीं देता तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसका गिरेबान पकड़ के क्या मेरी गलत जवाब दे। बिल्कुल साहब, कल कोई ऐसी बात नहीं हुई, मैं बार-बार कह रहा हूं, कल का क्लिप देखिए। वक्त खत्म हो गया इशहार राणा साहब, वक्त खत्म हो गया। ये डिबेट चलती रहेगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये अफसोसनाक है। सहाफ़ी को भी एहतियात से काम करना चाहिए और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको भी अपने जज्बात काबू में रखने चाहिए, क्योंकि सहाफ़त और सियासत इन दोनों ने साथ साथ चलना है। और नाजरीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। अब सैलाब की जो सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट देते हैं। थोड़ी देर कबल मैंने जो हमारे नुमाइंदे हैं मुल्तान में, जलालपुर, पीरावाला में और अलीपुर में, उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई वो आपको सुनवाते हैं। दिलज़ेब, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है मुल्तान में? शेरशाह बंद जो है वो हम सुबह से सुन रहे हैं, तो क्या अब सूरत हाल है? सर, इस वक्त जितनी भी अफवाहें थी वो दम तोड़ चुकी हैं। शेरशाह बंद का जो रात को फैसला किया गया था बीच करने का,
ताहाल वो सिर्फ फैसला था, क्योंकि अपनी फैसला भी बाद में करना है, लेकिन डिसीजन कर लिया गया था कि जो शेरशाह बंद है इसको ब्रिज किया जाएगा। और इस वक्त भी पुलिस की भारी मदद यहाँ पर मौजूद है और इसके सराउंडिंग जितने भी इलाके हैं वो इस वक्त पुलिस ने वहाँ से रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है और महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा रहा है। हम भी सुबह से सुन रहे थे सोशल मीडिया और दीगर जगह पर हमने सुन रहे थे कि जो शेरशाह जो पॉइंट है इसको ब्रिज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अभी जो है वो जैसे ही हेड से रेला चला गया वो हेड मोहम्मद वाला पहुंचेगा और हेड मोहम्मद वाला की जगह गेट के वाले की बात की जाए जो गेट 414 पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अगर इसमें इजाफा होता है तो टेक्निकल टीम बैठेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि जो शेरशाह ब्रीजिंग पॉइंट है इसको इस बंद को जो उड़ाना है या नहीं खत्म करना। इस वक्त सर जितनी भी अफवाहें थी वो बंद हो चुकी हैं, ब्रिज इस वक्त टाइम है और अभी टेक्निकल टीम बैठेगी, उसके बाद फैसले होंगे। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि आप कह रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो आबादी इतनी ज़्यादा है, उसको रेस्क्यू कैसे किया गया और कहाँ उनको रखा गया है, वहाँ पर सहूलियात कैसी हैं? जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए इंतजामिया की जानिब से, कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं या फिर ज़्यादातर के जो घर थे वो उनके शहरी आबादी में घर थे, उनके रिश्तेदार थे, वहाँ चले गए हैं। और अगर बात की जाए शहर में, तो शहर में जो है वो जो सिटी के इलाका है वहाँ पर 14,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। अगर बात की जाए फ्लड रिलीफ कैंप की तो कोई खातिर खा इंतजाम देखे नहीं जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से जो है वो इंकम का खाना जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक तो लेट हो जाता है, दूसरा वहाँ पे परेशानियाँ मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं और अब जो है वो मजीद जो मुश्किलात वो बढ़ती जा रही हैं। बारिश आई थी, बारिश में देखा कि इंतजामात ना होने की वजह से जो है वो खैमा बस्तियाँ जो थी वो पानी में डूब गई थी, लोग परेशान थे। दूसरी एक और चीज़ है जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त ख़राब है, क्योंकि जो तारे हैं उनके गुंजन है वहाँ पर और उनको जो है वो कनेक्शन है वो या तो केब से लगाए गए हैं, शॉपिंग बैग होता है उससे कनेक्शन किए गए हैं, तो वो भी कोई बड़ा हादसे का सबब बन सकती है। और इंतजामिया जो है वो 12 लोगों को कह रही है कि ब्लड कैंप से जानी जाए, तो लोग वहाँ पर हैं लेकिन उनके खातिर कोई इकदाम या उन्हें फैसिलिटीज नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, आपने बताया 14,000 लोग, तो ये तो लाखों लोग हैं, तो 14,000 तो बहुत आटे में नमक के बराबर है। सर ये सिटी के जितने कैंप सिटी में लगाए गए हैं इस वक्त जो कैंप है ना सिटी के मुल्तान के 28 कैंप हैं। 28 कैंप में मुख्य जगह पर जो है वो सिटी की बात की जाए तो मुल्तान सिटी का एरिया है उसमें 10 फ्लड कैंप है, जिसमें से जो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं खैमा बस्तियाँ वो 6 हैं और 10 कैंप जो है 4 कैंप जो है वो बनाए गए हैं स्कूलों में। तो वहाँ पर इस वक्त 14,000 के करीब लोग जो है वो रह रहे हैं, उन्हें रह रहे हैं। और इसी तरह अगर पूरे डिवीजन की बात की जाए तो इंतजामिया के मुताबिक पूरे डिवीजन में जो है वो 90 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर जो है इस वक्त तो वो बताया जा रहा है कि काफी तादाद में लोग वहाँ पर रिहाइश। अच्छा, मेरा एक सवाल है आकाश, एक सवाल है मेरा आपसे। इंतजामिया हमेशा दावे बहुत करती है और डेफिनेटली वो टेलीविज़न को भी, मीडिया को भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वाकई लगता है कि इतने इन्होंने कैंप्स वहाँ पे बनाए होंगे और जिस तरह ये बात कर रहे हैं इसी तरह ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे? मैं आपकी पर्सनल असेसमेंट जानना चाहता हूँ जो आपने देखा। सर लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत अपनी घर बार छोड़कर आए हुए हैं और खैमों में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि और कोई ये वो लोग हैं जिनका दारोमदार खेती बाड़ी पे था या वो जो है वहाँ पे मजदूरी करते थे। ये वो लोग हैं जो खैमे बस्तियों में आए हुए हैं और इंतजामिया जो है वो नजरिया जो देखा जाए तो इंतजामिया जो है वो बस सोशल मीडिया पर और अपनी टिकटॉक पर वीडियो तक जो है वो नजर आ रही है। अवाम को रिलीफ बहुत कम मिल रहा है तो आटे में नमक के बराबर सर इस वक्त जो है वो रिलीफ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आकाश, आपने हमारे साथ ही रहिए क्योंकि हमारे साथ अता साकी साहब भी हैं, वो जलालपुर पीरावाला में हैं। अब उनकी तरफ चलते हैं, वहाँ से पूछते हैं उनसे। साकी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है आपकी आवाज़। अता साकी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये बताइए अता कि जलालपुर पीरावाला की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल, सिलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जलालपुर पीरवाला के सैकड़ों जो देहात हैं इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। अच्छा, हजारों एकड़ पर खड़ी फसल जो है वो तबाह हो चुकी है। अच्छा, और
और ये बताइए कि जो जलालपुर पीरावाला को बड़ा ख़तरा था, पानी आ गया, फिर रेस्क्यू होता रहा, तो वहाँ से कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है और कितने लोग अभी तक फंसे हुए हैं? सर, हजारों की तादाद में लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त हजारों लोग बेयारो मददगार हैं और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं बताता चलूं कि जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाका दारापुर शर्की है, जिसकी बस्तियां बस्ती जाफरे हैं, बस्ती दरिज है, बस्ती पोंटा है और इसके अलावा बस्ती घल्लू है, जहाँ पे लोग इस वक्त भी मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू का अमल वहाँ पे शुरू ना हो सके। उसकी क्या वजह है? अमला नहीं है इतना ज़्यादा, वसाइल नहीं है, या हुकाम की दिलचस्पी ज़्यादा नहीं है? क्या वजह है? वसाइल की कमी भी कहा जा सकता है, लेकिन इस वक्त दिलचस्पी नहीं ली जा रही उस साइड की। तो ये बताइए कि जो प्राइवेट लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ समाजी जो इदारे हैं, उनको इजाज़त है रिलीफ की, रेस्क्यू करने की? जी बिल्कुल, जो प्राइवेट इदारे हैं जिनमें मिली मुस्लिम लीग की तरफ से भी यहाँ पर रिलीफ लोगों को कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ जगहों से रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ साथ अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इस्माम भी किया जा रहा है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो इतनी सुस्त है कि लोग फंसे हुए हैं पानी में। तो इंतज़ामिया तो सुस्त है, तो अच्छा, अब अगर ये लोग पानी में फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली इनके पास ना कुछ खाने के लिए होगा, ना पीने के लिए होगा, ना इनके पास अपने जानवरों का चारा होगा। तो ये इतनी बड़ी तादाद में आप हज़ारों लोग बता रहे हैं, तो ये तो बड़ी एक कैटास्ट्रॉफिक, एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। कि बिल्कुल, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो खौफनाक हद तक पहुँच चुकी है। नवाई इलाका जहाँ जितने भी हैं वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू का अमल सुस्त रवि का शिकार है और अमवात का भी मुबैना तौर पर खदशा है। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि जो लोग कैंपों में आ गए हैं वहाँ पर, तो क्योंकि अब डेंगू की भी वबा फूटने की बातें हैं और भी ये हैज़ा वगैरह भी है, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं होती, तो क्या सूरत हाल है कैंप्स में वहाँ पे इस हवाले से? कैंप्स में इस वक्त हजारों की तादाद में लोग आ चुके हैं। कैंप्स में महकमा सेहत की जानिब से यहाँ पे हेल्थ के हवाले से काउंटर वहाँ पे कायम किए गए हैं, जहाँ पे तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं और सहूलियात का फुकदान है। अच्छा, ये बताइए जो इलाके के सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन, जो MNAs MPs, भले फार्म 47 के हैं या फार्म 45 के, इससे कतई नज़र वो फील्ड में हैं, वो नज़र आ रहे हैं आपको? जी सर, अगर सियासतदानों की, जलालपुर पीरवाला की सियासतदानों की मैं बात करूं तो इस वक्त मलिक लालमन जोया साहब और मलिक करार लांग साहब हैं, जो कि इस वक्त फील्ड में एक्टिव नज़र आ रहे हैं और हर जगह वो पहुंच रहे हैं, लेकिन वसाइल की कमी होने की वजह से लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा ज़रा आकाश से बात करूंगा, मेरे साथ ही रहिएगा साकी जी। ये बताइए आकाश के यहाँ पर पॉलिटिशियंस की कितनी इन्वॉल्वमेंट है मुल्तान में? कितने लोग के MNAs MPAs वो पहुंचे हैं वहाँ पर लोगों की मदद के लिए? सर, MNA MPAs की बात करें तो जो गिलानी जी सर जी, आप मैं सुन रहा था जी, बोलिए आकाश, बोलिए सर। जो MNA MPAs की अगर बात की जाए तो ये हल्का लगता है गिलानी साहिबान का। अली कासिम गिलानी जो है वो काफी चक्कर लगा रहा है, नजर भी आ रहा है फील्ड में। जब से सलाब की सिचुएशन बनी थी, अहमद हसन डेहर साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो नजर आ रहे थे। तो ज्यादा एक्टिव यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिलानी, अली कासिम गिलानी जो मेंबर कौमी असम्बली है, वो काफी एक्टिव नजर आए हैं। यहाँ पे हल्कों में गए, हल्कों में जा रहे हैं, कैंप्स का दौरा कर रहे हैं, लोगों को जो है वो सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए जो है वो भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो मुस्लिम NGOs हैं उनका भी साथ उनके साथ चल रहा है। तो अली कासिम गिलानी जो है उनको काफी एक्टिव देखा है। दूसरी जानिब ठीक है आकाश, मेरे साथ ही रहिए। मैं अब अलीपुर में चलता हूँ, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। काश, ये बताइए क्या सूरत हाल है वहाँ पर, फ्लड की क्या सूरत हाल है, पानी का कितना बहाव है और कितने लोग मुतासर हुए हैं वहाँ पर? यहाँ पे जो है इस वक्त जो पांजन बैराज से पानी का रेला जो गुजर रहा है वो 3,24,000 का जो रेला है वो गुजर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो इससे ज़रियाब जो मवाज़ात हुए हैं वो मौजा कोटलू है और
उसके बाद मौजा बीट नूर आला है और मौजा कुंदराला भी है, मौजा कच्ची लाल भी है, और इसके साथ साथ जो मौजा बीट चन्ना है, मौजा चक्केल है और मौजा ठीक है ये आप बिल्कुल, अब मैं आपकी बात समझ गया कि बहुत वसी जो अराजी है वो ज़ेरे आब आई है। तो रिलीफ कैसी है यहाँ पर, बताइए कि लोग जो हैं फंसे हुए हैं अपने घरों में या निकल गए हैं, रिलीफ कैंप्स की क्या सूरत हाल है? सर कैंप्स की सूरत हाल इस तरह से है कि जब पानी का बहाव ज़्यादा हुआ है, बस्तियों में जब पानी गया है तो कुछ कैंप्स में जो मुतासरीन हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। लेकिन यहाँ पे अलीपुर में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सूरत हाल है रेस्क्यू की, तो वो जो है बिल्कुल वसाइल कम पड़ गई हैं। यहाँ पे हुकूमती बिल्कुल जो है हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं लोग हज़ारों की तादाद में घरों में फंस चुकी हैं, रेस्क्यू के पास वसाइल नहीं है। लिहाजा इधर जो है जो यहाँ पे मुतासरीन हैं उन्होंने मुतालबा ये भी किया है, जब हमारी उससे बात हुई है, जब ABN की टीम वहाँ पे पहुंची है तो उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की जो रेस्क्यू सर्विस है वो यहाँ पे जो है फराम करे, ताकि जो लोगों की जिंदगी जो खतरे में है ना तो वो यहाँ से जो है बस। ठीक है वकास अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदगान का। एक ही बात हर नुमाइंदे ने बताई है कि वसाइल की कमी है और हज़ारों लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू जो है वो पूरी तरह नहीं हो पा रहा, मदद के लिए पुकार रहे हैं, रियासत मौजूद नहीं है, हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, और सियासतदान ज़रूर चक्कर लगा रहे हैं कुछ जगहों पर। ज़ाहिर है पॉलिटिक्स उनका प्रोफेशन है, तो वो इन मौक़ों पर अगर नहीं जाएंगे तो लोग कैसे उनको याद रखेंगे। लेकिन असल जो कहानी है वो ये है कि जो पाकिस्तान का मज़दूर, पाकिस्तान का किसान, गरीब आदमी जो अब इस सराइकी इलाके में जो रह रहा है, जहाँ इस वक्त फ्लड का दबाव है, महरूम है, हर चीज़ से महरूम है, खाने से महरूम है, पीने के पानी से महरूम है, और हुकूमत वहाँ पर वसाइल इसलिए कम है कि उन इलाकों को एलोकेट किए ही नहीं जाते। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।